कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय सत्ता की साझेदारी। आज ये सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के तहत पढ़ाया जाएगा। सत्ता की साझेदारी पर चर्चा करने से पहले पिछली कक्षा 9 में जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, पिछली कक्षा 9 में क्या पढ़ाया गया था? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की उस यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए सत्ता की साझेदारी पढ़ाना है। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोगों का शासन है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि लोकतंत्र में सभी लोग सत्ता में भागीदारी करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता में भागीदारी करेंगे। यानी कि जनता लोकतंत्र में क्या होती है? अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासित होती है। और लोकतंत्र में सत्ता किसी एक अंग में ना केंद्रित होकर के बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों में बटी होती है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यह आप लोगों को पिछली कक्षा 9 में पढ़ाया जा चुका है। अब सत्ता की लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है और सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है? इस अध्याय को पढ़ाने के लिए हम दो देशों बेल्जियम और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि श्रीलंका और बेल्जियम दो देशों की राजनीतिक व लोकतांत्रिक व्यवस्था को के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये तो हो गया सत्ता की साझेदारी वाले अध्याय का परिचय। यानी कि इससे पहले कक्षा 9 में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था? लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ाई गई थी कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में जनता क्या किसके द्वारा शासित होती है? अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से। जैसे भारत में आप लोगों ने सुना होगा कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। तो जो लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भारत में केंद्रीय सरकार का निर्माण करती है। तो जो केंद्रीय सरकार होती है तो लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्य भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं और इन्हीं जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों के माध्यम से जब सरकार बनती है तो इसी चुनी गई सरकार के माध्यम से ही जनता शासित होती है। ये तो हो गया परिचय। अब दो देशों की कहानियां। नंबर 1, बेल्जियम की कहानी से ये समझ में आएगा कि आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। यानी कि सत्ता में सभी समुदायों, सभी वर्गों, सभी भाषा भाषियों की भागीदारी क्यों आवश्यक है। ठीक, तो नंबर 1 दो कहानियां हैं। एक है बेल्जियम और दूसरा है क्या? श्रीलंका। तो बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का। ध्यान रखना, बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स।
और ब्रुसेल्स में क्या है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। जो पूरे यूरोपीय यूनियन है, जो यूरोपीय संघ है, उसका मुख्यालय है। यानी ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। ठीक। अब बेल्जियम में क्या है कि बेल्जियम में जो है जातीय बुनावट बहुत कठिन है। ठीक। पूरे बेल्जियम जो है क्या है कि अपने जो देश का हरियाणा राज्य है, क्षेत्रफल के आधार पर अपने देश के हरियाणा राज्य से भी क्या है, छोटा है। और लगभग 1 करोड़ जनसंख्या वहां पर निवास करती है, जो कि हमारे हरियाणा राज्य से कितनी है, आधी है। लेकिन इसकी जातीय बुनावट, जो वहां पर निवास करने वाले लोग हैं, वो जातीय बुनावट बहुत जटिल है, यानी कठिन है। बेल्जियम मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। बेल्जियम कितने भागों में बटा हुआ है, कपड़ा लिया गीला है, 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है फ्लेमिश इलाका। कौन सा, फ्लेमिश इलाका। और फ्लेमिश इलाके में देश की कुल जनसंख्या का, यानी बेल्जियम की कुल जनसंख्या का 59% डच भाषी लोग निवास करते हैं। कौन, डच भाषा बोलने वाले फ्लेमिश इलाके में निवास करते हैं। फिर दूसरा क्षेत्र है वेलोनिया क्षेत्र। तो उस वेलोनिया क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, जो फ्रेंच भाषा बोलती है। ठीक। और पूर्वी बेल्जियम क्षेत्र में 1% लगभग जर्मन भाषी लोग निवास करते हैं। ठीक। तो बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम की राजधानी क्या है और अपने किस प्रदेश से छोटा है, हरियाणा से। किससे, हरियाणा से। यानी कि बेल्जियम का जो की जनसंख्या कितनी है, लगभग 1 करोड़। बेल्जियम जाने को पढ़ावत रहेंगी। पता नहीं, लिखा नहीं है। तो क्या है कि बेल्जियम जो है हमारे देश के हरियाणा राज्य से क्षेत्रफल के आधार पर कितना है, आधा है। यानी बेल्जियम हरियाणा राज्य से क्षेत्रफल के आधार पर
क्या है, छोटा है। और इसकी जनसंख्या इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से 1 करोड़ के लगभग है। जो क्या है, जो हरियाणा राज्य से आधी है, जो हरियाणा राज्य से आधी है। लेकिन इसकी जातीय बनावट क्या है, कठिन है। ठीक, लेकिन इसकी जातीय बनावट जटिल है। ठीक, इसकी जातीय बनावट जटिल है। इसमें जो है कौन कौन से लोग निवास करते हैं, डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी। इसकी सीमाएं 4 देशों से मिलती हैं। इसकी सीमाएं 4 देशों से मिलती हैं। नंबर 1 नीदरलैंड, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 लक्ज़ेमबर्ग, और फ्रेंच। और क्या, फ्रांस। इन 4 देशों से इसकी जो है सीमाएं मिलती है। ठीक, तो अब यहां पर बेल्जियम क्या है, बेल्जियम के मुख्यतः 3 इलाके हैं, यानी 3 क्षेत्र हैं। बेल्जियम के मुख्यतः तीन क्षेत्र हैं। ठीक, नंबर 1 फ्लेमिश क्षेत्र, इस क्षेत्र की विशेषता क्या है कि देश की कुल आबादी का या कुल जनसंख्या का 59% जनसंख्या निवास करती है, जो मुख्य रूप से क्या बोलती है, डच भाषा। इस क्षेत्र में देश की कुल आबादी का
कुल आबादी की 59% जनसंख्या निवास करती है जो डच भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? डच भाषा बोलती है। ठीक। और दूसरा क्षेत्र क्या है? वेलोनिया क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है वेलोनिया क्षेत्र। ठीक। इस क्षेत्र में देश की कुल आबादी की 40% जनसंख्या निवास करती है। जो कौन सी भाषा बोलती है? जो फ्रेंच भाषा बोलती है। ठीक। यानी कि डच भाषा बोलने वाले लोग कितने % हैं? 59। और वो किस क्षेत्र में निवास करते हैं? फ्लेमिश क्षेत्र में। ठीक। जो बोलोनिया क्षेत्र है बेल्जियम का, इस क्षेत्र में देश की कुल आबादी की 40% जनसंख्या निवास करती है जो कौन सी भाषा बोलती है? फ्रेंच भाषा। और बेल्जियम के पूर्वी भाग में 1% जर्मन भाषी जनसंख्या निवास करती है। नंबर 3, बेल्जियम के पूर्वी भाग में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। ठीक। जब अब बहुसंख्यक कौन हुआ? डच भाषी। ठीक। जब डच भाषी बहुसंख्यक हुए, लेकिन बेल्जियम में स्थिति उल्टी थी। जो डच भाषी लोग थे वो क्या थे कि आर्थिक, राजनैतिक, संख्या के आधार पर तो वह बहुसंख्यक थी, लेकिन आर्थिक रूप से कम समृद्ध, शैक्षिक रूप से कमजोर एवं जिस आधार पर फ्रेंच भाषी लोगों का विकास हुआ था, उस तुलनात्मक रूप से उसके आधार पर डच भाषी लोगों का विकास नहीं हुआ था। जिससे क्या हुआ कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोगों के बीच और डच भाषी लोगों के बीच क्या हुआ? संघर्ष या टकराव शुरू हो गया। इस संघर्ष और टकराव को रोकने के लिए बेल्जियम जो चौथा क्षेत्र था इसका ब्रुसेल्स में क्या था? उल्टी स्थिति थी। ठीक। यहां पर जो है 80% लोग
जो फ्रेंच भाषी थे वो निवास करते थे। ठीक, बहुत चश्मा कहाँ है? ठीक, और चौथा इलाका था क्या? ब्रुसेल्स, जो क्या थी? बेल्जियम की क्या थी? राजधानी। ठीक, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी थी। इस इलाके में 80% कौन थे? फ्रेंच भाषी। ठीक, और 20% कौन थे? डच भाषी। अब क्या हुआ कि प्रमुख समस्या कब उत्पन्न हुई? जब जो बहुसंख्यक, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में होता ये है कि जैसे जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो यदि बेल्जियम के संविधान में सुधार नहीं किए गए होते तो क्या होता कि चूंकि लोकतंत्र था, सरकार चुन करके बननी थी, तो आगे आने वाले समय में क्या होता कि जो डच भाषी लोग थे, यदि वो लोग अपनी सरकार बना लेते, जैसे फ्रेंच भाषियों का अभी क्या है, बेल्जियम में जो है राजनैतिक और आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में है। तो चूंकि क्या हुआ कि 1950 से 60 के दशक में डच भाषियों ने क्या शुरू कर दिया कि डच भाषियों ने कहा कि जिस तरह से फ्रेंच भाषी लोग आर्थिक रूप से समृद्ध और शिक्षित हो गए हैं तथा इनका विकास हुआ है, उस तुलनात्मक रूप से उस तेजी से डच भाषी लोगों का विकास नहीं हुआ है। अब भाषा के आधार पर क्या हुआ? बेल्जियम 2 वर्गों में बढ़ गया, एक फ्रेंच भाषी वर्ग, एक डच भाषी वर्ग। अब तो क्या हुआ कि फ्रेंच भाषियों और डच भाषियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि गृह युद्ध की जैसी स्थिति बनने लगी। तो बेल्जियम ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसने कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए कि जो डच भाषी ये मांग कर रहे हैं कि जिस हिसाब से फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक होते हुए भी, यानी संख्या में कम होते हुए भी सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर जो है कौन लोग बैठे हुए हैं? फ्रेंच भाषी। और फ्रेंच भाषा को बेल्जियम में क्या किया गया था? राजभाषा घोषित किया गया था। तो फ्रेंच भाषा का विकास भी अधिक हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि डच भाषी लोग अपने आप को या लोकतांत्रिक सरकार से, बेल्जियम की लोकतांत्रिक सरकार से अपनी भाषा के विकास के लिए तथा अपने को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक आंदोलन चलाना शुरू कर दिया और दोनों समूहों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। किनके बीच? डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच। तो इससे क्या हुआ कि बेल्जियम को अब ये बड़ी समस्या हो गई। तो बेल्जियम के जो लोकतांत्रिक नेता थे, उन नेताओं ने बड़ी समझदारी से काम किया और 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किए
ताकि डच भाषी लोगों की भी शासन सत्ता में भागीदारी या साझेदारी हो सके। कितना बाकी? 25 होगा, 25। हाँ तो